कि जागरूकता के तौर पे लोगों को बहुत सारे मैसेज हम देते रहते हैं जी। और आप उसमें बखूबी काम भी कर रहे हैं और काफ़ी पिछले 24 वर्षों में आप एज एक चिकित्सक के पद में मानव सेवा के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और फिलहाल आप टोंक जिला नोडल अधिकारी हैं। सर, यूनानी चिकित्सक के तौर पे आप कितने सालों से काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, कौन कौन और कैसे इस तरफ आपका रुझान हुआ? मैं 20 से 24 साल मुझे होने को आए हैं। यूनानी चिकित्सा में मैं चिकित्सा करता हूँ और लोगों की सेवाएं करता हूँ। और सिर्फ मैं ऐसा नहीं कि टोंक ज़िले में ही अपनी सेवाएं देता हूँ, बल्कि मैं पूरे देश की सेवा करता हूँ। ऑनलाइन मैं लोगों की सेवा करता हूँ और देश से बाहर भी, विदेशों में भी मैं करता हूँ, जैसे नेपाल और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इनमें भी जो मरीज मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। लियाकत साहब, टोंक का माहौल कैसा है फिलहाल, क्योंकि चुनावी माहौल भी अभी गरमरा रहा है और उसी बीच आप सेवाएं भी दे रहे हैं, मौसम भी बदल रहा है, तो किस तरह से बताएं? टोंक का जो माहौल होता है वो आप तो जानते हो, नवाबी एरिया है तो बड़ा अच्छा माहौल है वहाँ पर। बड़े लोग खुश हो रहे हैं कि चुनाव किस तरह से करवट लेने वाला है। जी जी। और क्योंकि एक सर इसी बीच हम मैसेज भी, क्योंकि मौसम अभी कुछ पिछले 3-4 दिनों से बारिश का मौसम भी, ओले भी गिरे हैं, तो जिसमें बहुत सारी बीमारियाँ, उसमें कौन कौन सी ज़्यादा बीमारियाँ पनप? इनमें छोटे संक्रमण ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, अस्थमा और आई फ्लू जैसे, है ना, न्यूमोनिया टाइप के, इस तरह के केस आते हैं। ऐसे जब मौसम जब बदलता है तो इस तरह के केस आते हैं सामने। सर, हमने एलोपैथिक के डॉक्टर्स सुने हैं और फिर आते हैं कि जो आयुर्वेदिक होते हैं और उसके बाद में यूनानी जो चिकित्सक होते हैं, आई थिंक उसका नाम चिकित्सक यूनानी चिकित्सक है, डॉक्टर साहब है, तो उनको एक शॉर्ट नेम किस तरह से दिया जाता है? पुराने जमाने में हकीम साहब कहा करते थे। हकीम साहब, जी जी, वो यूनानी चिकित्सक को हकीम साहब कहते थे। पहले हकीम साहब कहते थे, अब यूनानी चिकित्सक कहने लगे हैं। जी जी। तो ये सर कितना बदलाव देख रहे हैं फिलहाल, तीनों ही आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और यूनानी? आज वर्तमान में यूनानी चिकित्सा बहुत ज़बरदस्त चल रही है और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं और इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। राजस्थान में खास करके आज के वक्त बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हुआ है जी। हर जगह इसका कई तरह के सेंटर खुले हैं, गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेज भी खोले हैं और यूनानी चिकित्सक पूरे राजस्थान में अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब प्रशंसनीय हैं। एक सर, आप नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं टोंक जिला में, तो किस तरह से काम कर रहे हैं वहाँ पे यूनानी? आपने भी कहा कि गवर्नमेंट भी अभी बहुत लोग ऐसा इस पे काम करिए, कॉलेज खोलिए, थोड़ा सा उसमें बताएं। हमारे यूनानी चिकित्सक फील्ड में भी काम करते हैं, हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, जहाँ जिस तरह से उनको गवर्नमेंट उनको आदेश देती करती है। जैसे कोरोना काल के अंदर हमारे चिकित्सकों ने रात दिन काम किया है और लोगों के संक्रमण को हल्का किया है, जैसे काढ़ा, जोशांदा, ये सब पिला करके लोगों को इम्यूनिटी पावर दी है। टोंक जिले को बिल्कुल एक तरीके से सुरक्षा कवच दिया है हमारे यूनानी चिकित्सकों ने। तो इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, क्योंकि आपको जिला स्तर कलेक्टर साहब ने भी सम्मानित किया गया था उस तौर पे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर, मेरा मन से यूनानी चिकित्सा की तरफ मेरा रुझान रहा है और नौकरी के साथ साथ मैंने काढ़ा लेकर के बाल्टी और कैन भर के मैं मेले में जाया करता था जी। हर चौराहे पर जाया करता था, उस सरकारी महकमे में जाया करता था, क्योंकि उस वक्त सब तो घरों में घुसे हुए थे और जो सरकारी लोग थे वो पूरा तंत्र काम कर रहा था पब्लिक के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम इन सरकारी तंत्र को एक इम्यूनिटी पावर दें, तो हम उनके ऑफिस में जाके उनको काढ़ा पिलाया करते थे। तो कलेक्टर साहब ने, चिन्मय गोपाल है हमारे यहाँ, अभी उनका ट्रांसफर हो गया, उस समय चिन्मय गोपाल कलेक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे अवार्ड से नवाजा था, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और एक लियाकत साहब, थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं इस पे, और क्योंकि सबसे पहले यूनानी जो चिकित्सा का जन्म कहाँ से हुआ, ये एक सवाल है, क्योंकि लोगों की जन यार कभी का है कब का नहीं, अभी नो यूथ जनरेशन है, उसको थोड़ा सा पता। ये सबसे पहले तो इराक की तरफ से ये निकला है और फैलते फैलते मिस्र और एशिया में हर तरफ फैला है
और हमारे भारत में तो 10वीं शताब्दी में बाबर शहंशाह थे, तो उस ज़माने में उन्होंने इराक से हाकिम साहब बुलाए थे जी। और भारत में फिर यूनानी चिकित्सा की शुरुआत की थी। तो उसी वक्त हकीम शरीफ खान साहब थे जिन्होंने पुरानी दिल्ली में अपनी शरीफ मंजिल के नाम से उन्होंने मकान बनाया था और वहीं क्लिनिक शुरू की थी उन्होंने, और वहाँ के बाद से ही ये हमारे भारत में यूनानी चिकित्सा चली है। और इसमें सर अभी फ़िलहाल देखते हैं कि किन किन यूनानी चिकित्सा को किन किन ने आगे बढ़ाया है, थोड़ा सा आप इस सवाल के आगे किस तरह से बढ़ी है, क्या क्या रोल्स रहे हैं इसमें? बाबर शहंशाह के ज़माने में जब हकीम शरीफ खान साहब आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा चलाया था, लेकिन बाद में उनके बाद हकीम अब्दुल गुलाम साहब आए थे तो उस समय ये डाउन हो गई थी, चल नहीं पाई थी। लेकिन फिर उसके बाद में 11 फरवरी 1868 के अंदर मोहम्मद अजमल खान साहब जी, उनकी पैदाइशी है ये 11 फरवरी 1868 में जी। तो उन्होंने इस यूनानी को इतना बढ़ाया कि उस समय अंग्रेजों ने आयुर्वेद और यूनानी को बंद करने का दावा कर दिया था, और फिर इन्होंने उनसे संग्राम किया और इसको रुकवाया और इसको बहुत आगे बढ़ाया। इन्होंने दिल्ली में यूनिवर्सिटी बनाई जी, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है पुरानी दिल्ली में करोल बाग में, वो इनकी बनाई हुई है। वहीं इन्होंने आयुर्वेद और यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला और वहीं से ये हमारे भारत के अंदर जब यूनानी चिकित्सा का विस्तार हुआ, हम इनको भारत के अंदर यूनानी चिकित्सा के जनक कहते हैं। जी जी। और सर इसमें अब चलिए बात कर लेते हैं, आपने पूरी जानकारी बताई पुरानी। दवा कैसे बनाई जाती है? ये हमारी यूनानी चिकित्सा के अंदर हम वनस्पतियों से जड़ी बूटियां काम लेते हैं और खनिज पदार्थों को काम लेते हैं, और इनको कहीं तरह से शहद या चाशनियों में या घी के साथ इस्तेमाल करके और हम दवाइयां बनाते हैं। ये हमारी टेक्निक थोड़ी सी क्रियाविधि अलग है, जबकि आयुर्वेद में उनमें चूरन वगैरह और टेबलेट वगैरह होती है, लेकिन हमारे यूनानी चिकित्सा में हम खमीरा तैयार करते हैं और खमीरा के द्वारा वो दवा तैयार करके और मरीजों को देते हैं। ये किसी और पद्धति में नहीं है, सिर्फ यूनानी में है जो हम खमीरा तैयार करते हैं। तो सर इसमें अभी आपने जिक्र किया, आयुर्वेदिक का जिक्र किया, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, यूनानी और आयुर्वेदिक में? जी, आयुर्वेद और यूनानी में दवाओं में तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही जड़ी बूटियां और खनिजों से बनाई जाती है। लेकिन यूनानी दवाइयां हमारी जो बनाने की जो टेक्निक है वो आयुर्वेद से अलग है। जैसे हम इसको शहद में बनाते हैं या खमीरा तैयार करके बनाते हैं, या इनको अलग तरह की चटनियों में तैयार करके हम उसको देते हैं ताकि ये लंबे समय तक ये ख़राब नहीं हो जी, और इसका असर भी मरीजों में ज़्यादा देखने को मिला है। इसलिए यूनानी थोड़ी अलग है आयुर्वेद से। हाँ, और एक इसका सर कॉस्ट कितना आता है, कितनी महंगी है? एलोपैथिक के साथ में हम जिक्र कर लेते हैं, और आप आयुर्वेदिक का भी बात ही चल रही है तो इसी पे हम थोड़ी सी चर्चा ही कर लेते हैं। कितनी कॉस्ट आती है, और आयुर्वेदिक से और एलोपैथिक से कितनी महंगी या सस्ती होती है? आयुर्वेद से ज़्यादा महंगी नहीं होती है और एलोपैथ से भी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, और हमारी दवा को बहुत लंबे समय तक नहीं लेना पड़ता है, इसलिए कॉस्टली नहीं पड़ती है। जल्दी ही हम दवा धीरे धीरे बंद कर देते हैं और मरीज बिल्कुल स्वस्थ होता है। तो लियाकत साहब, हम जिक्र कर ही रहे हैं, बातचीत चल रही है और आपने बताया तो सर कुछ ये कह सकते हैं आजकल की जनरेशन है वो एलोपैथिक की तरफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, उसमें क्या कुछ डिफरेंट है? क्योंकि कहते हैं कि आयुर्वेद में और यूनानी में थोड़ा वक्त लगता है इलाज, किसी भी चीज़ का इलाज कराए, तो ये चीज़ क्लियर कीजिए सर। जी इमरान साहब, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आयुर्वेद और यूनानी में समय तो लगता है ना, और लेकिन चिकित्सा प्रॉपर होती है और जड़ से मिटाती है, किसी तरह का नुकसान भी नहीं कर पाती है शरीर के अंदर। जबकि एलोपैथ की तरफ लोग जाते तो हैं, लेकिन जब उधर चिकित्सा नहीं हो पाती तो वो हमारी तरफ ही आती दौड़कर। जी जी। तो हमारा यूनानी चिकित्सा जल्दी तो नहीं मिलता है आराम, लेकिन स्थायी तौर पर हम
उनको अगर कंटिन्यू रखता है उस हिसाब से उनका इलाज होता है। एक सर, जैसे कि आजकल बहुत सारी सड़कों पे भी ये पुराने बाबा के नाम से एलोपैथिक ये दवाएं देते हैं, ये जो आयुर्वेदिक या यूनानी बाबा, ये कितना सही है, ये कौन से वाला है, थोड़ा सा इनका बताइए क्लियर। ये वैसे तो फर्ज ये होते हैं, देखो है ना, डिग्री नहीं होती गवर्नमेंट से, ये कोई किसी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होते, लेकिन इनके खानदानी लोग काम करते हुए आते हैं, तो वो उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं और ये उसी हिसाब से नुस्खे बना के देते हैं, तो उनका रिजल्ट तो मिलता ही है, क्योंकि इनके जो पूर्वज होते हैं वो नुस्खों को बताते हैं कि ये किस तरह से, तो उनमें रिजल्ट तो मिलता ही है। हालांकि हम प्रॉपर ये नहीं कह सकते उनके लिए कि वो ऐसा कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि बिना डिग्री के अगर इस तरह के काम करते हैं तो हम सही नहीं मानते हैं। हाँ, इसमें सर अगर यूनानी चिकित्सक के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट इसकी ओर बढ़े तो क्या क्या प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा उसका भी, आपने बहुत अच्छी बात की है कि डिग्री का अभी नौजवान आपको सुनेंगे देखेंगे तो थोड़ा सा बताइए। जी इमरान साहब, 12th बायोलॉजी से पास करना होता है, इसके लिए फिर नीट की परीक्षा देनी होती है, मेरिट के आधार पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है जो आयुर्वेद और एलोपैथ के लिए होता है। सबको नीट से ही आजकल सेलेक्ट किया जाता है मेरिट के आधार पर जी। तो बायोलॉजी 12th में बायोलॉजी लेनी पड़ेगी और नीट देना ही है उसको, उसके बाद वो मेरिट मेडिकल कॉलेज में बनती है, उसी हिसाब से उसको उसका सिलेक्शन होता है। कितने साल का रहता है प्रॉपर अगर कहे तो? 5 साल का कोर्स होता है। हाँ। तभी गवर्नमेंट 5 साल की डिग्री देती है। ठीक है, बीओएमएस के नाम से। उसके बाद प्रैक्टिस पे। जी हाँ, क्योंकि ये यार यूनानी डॉक्टर है क्या, ये इस तरह का भी तो रहता है ना, उस हिसाब से यूनानी। और एक डॉक्टर साहब का हम जिक्र करते हैं, कुछ आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं जिसमें हम हिजामा की जिक्र कर लेते हैं। हाँ। हिजामा थेरेपी आजकल जगह जगह पे हो रही है, बहुत सारे शहर कस्बों में कैंप भी लगते हैं, 100-200 रुपये में वो कैंपेनिंग वगैरह करते हैं। हाँ। थोड़ा सा उसका सही तरीका बताइए, जैसे कि किसी के गर्दन में, किसी के पैरों में दर्द है या किसी के बैक पेन है तो उसके कहते हिजामा करा लो सही हो जाएगा, वो कहाँ का? आप यूनानी चिकित्सा का ही एक हिस्सा है हिजामा थेरेपी। हिजामा थेरेपी ये हर जगह आपको करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर लोगों को ये हिजामा करना नहीं आता है जी। जब तक वो गवर्नमेंट से डिग्री नहीं लेता है और प्रॉपर उसका रूट उसको पता नहीं है कि खराबी कमर में है या गर्दन में है या कमर में है, और उससे निकलने वाली जो नर्व होती है जी, जहाँ वो नर्व जा रही है वो जहाँ वो अपनी रुकावट और उसका जो सर्कुलेशन बंद हो जाता है, वहाँ जो तकलीफ देता है तो वो उस तकलीफ के अनुसार हिजामा किया जाता है, नहीं कि हर कहीं हिजामा कर दिया जाए जी। तो ये तभी वो कर पाएगा प्रॉपर जब उसके पास डिग्री होगी। नहीं, आजकल सर कैंप भी बहुत सारे लग रहे, गांव में लगा रहे हैं, वो थोड़ा सा बहुत सारे लोग करवाते हैं। अगर यूनानी चिकित्सक डिग्रीधारी है और वो अगर वाकई वो थेरेपी के लिए कैंप लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, लोगों को वो फायदा पहुंचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो डिग्रीधारी नहीं है और वैसे ही बिना डिग्री के वो अगर कैंप लगाते हैं और हिजामा करते हैं तो उसका गलत रिजल्ट भी मिलता है। जी जी। एक बगैर जांचे परखे, जैसे आपने भी जिक्र किया था कि सर के उसकी पहले आप रिपोर्ट देखेंगे। हाँ, वो जब तक एमआरआई उसकी नहीं कराएंगे हमें ये पता नहीं लगेगा कि इसके नर्व कहाँ से डैमेज हो रही है या बल्जिंग हो रही है या फटी हुई है डिस्क उसकी, या वो जो है डिफ्यूज हो रही है। जब तक उस चीज़ का पता नहीं लगेगा हम सही जगह थेरेपी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो उससे संबंधित, जहाँ उस नर्व पर दर्द है उससे संबंधित वो एमआरआई की रिपोर्ट जरूर करवा लें। उसके बाद ही वो हिजामा कराएं। बिना रिपोर्ट के हिजामा करना सही नहीं है, कहीं भी हिजामा करना सही नहीं है। ये ब्लड सर्कुलेशन एक हम चाहते हैं सर, कभी लोगों से सुनने को मिलता है कि इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, कुछ शरीर को सेहत पे, हालांकि लियाकत साहब कहते हैं कि बातें करने को बहुत सारी है और आप इतनी दूर से आज रेडियो हमारे एफएम पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छी बातें आपने अभी जिक्र किया था। महिलाओं से जुड़ी समस्याएं भी बहुत सारी आती है सर, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि माइग्रेन का जिक्र हम करते हैं, सर दर्द का जो मसला है जो वो बता रहे थे, एक गर्दन का है। बिल्कुल 99% महिलाओं में ही माइग्रेन होता है, पुरुषों में कम होता है। 99% उनके खान पान, दोबारा बताओ सर। 99% महिलाओं में माइग्रेन होता है। माइग्रेन एक प्रॉपर जगह सिर दर्द नहीं होता, वो कहीं भी हो सकता है। सिर में दर्द जब शुरू में धीरे धीरे होता है, फिर बाद में बहुत तेज होने लगता है जी।
जब बहुत तेज़ होता है तो फिर उसको उल्टियाँ भी होने लगती है, उल्टे होने के बाद उसको आराम मिलता है कहीं। और ऐसी महिलाओं में पेट की बीमारियां मिलेंगी, जैसे कब्ज है, गैस की शिकायत है, ये ज़रूर उसको माइग्रेन में मिलती है। तो हमारी यूनानी दवाइयाँ हम 3 से 4 महीने के अंदर माइग्रेन सही कर देते हैं, जबकि वो अन्य पैथियों में इलाज कराते हैं, वो 20-20 साल इलाज करा के हमारे पास आती हैं। जी जी। अभी बांसवाड़ा के एसडीएम साहब हैं जी, शर्मा जी, उन्होंने मेरा इलाज कराया। 18 साल से उनका माइग्रेन था, वो मेरे यहाँ बिल्कुल सही हो गए। तो सर इसका थोड़ा सा मुझे रीज़न बताइए, माइग्रेन होने का कारण क्या है? ज़्यादा टेंशन लेना, सोच विचार करना है, क्या इसका रीज़न? आज तक वैसे साइंटिफिकली रूप से इसका ये पता नहीं लगा कि माइग्रेन आखिर होता किससे है, लेकिन हमारी यूनानी चिकित्सा से हमें ये पता लगा है कि उसके खान पान से ही ये चीज़ होती है। जैसे उसके पेट में कब्ज है, या लीवर फैटी है, या वो ऑयली या कहीं तरह के फास्ट फूड ले रही हैं, तो इससे माइग्रेन होने की पूरी संभावना रहती है। साथ ही महिलाओं के पास, घरेलू महिलाओं के साथ कामकाज नहीं होने से वो स्ट्रेस में रहती है, डिप्रेशन में रहती है, तो धीरे धीरे उनके साथ माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाँ, वो आपने स्ट्रेस वाला बताया। इसके लक्षण शुरुआत में कैसे थोड़ा सा पता चले? शुरुआत में वो जैसे हेडेक लेंगी, हेवीनेस होगा, सिर में भारीपन होगा, और फिर उसका जी मिचलाना करना शुरू होगा। बाद में वो सिर दर्द बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेती हैं, और सिर दर्द इतना भयानक होने लगता है कि वो बाल पकड़ के कई बार तो वो दीवार के मारने लगती है सिर को जी। कई बार वो आत्महत्या की प्रयास भी करती हैं, इतना सिर दर्द भयानक होने लगता है। लेकिन इसमें किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारी यूनानी चिकित्सा में पहले महीने में हम 50% से 70% सही करते हैं, और 3 से 4 महीने में बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो यूनानी चिकित्सा को अपनाना चाहिए। और अगर आपने बात बहुत अच्छी बताई, कैसे अभी फिलहाल आपने बताया कि बहुत सारे देशों में और आपको विश्व प्रख्यात चिकित्सा के रूप में भी नाम से जाना जाता है, और काफ़ी लोगों ने नाम भी दिया, कई न्यूज़ मीडिया में भी आपका नाम आ चुका है और बहुत पॉपुलर भी हैं। तो सर आपकी सेवाएं अगर लेनी हो तो किस तरह से, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है आपका, हेड ऑफिस कहाँ है, किस थोड़ा सा बताइए। मेरा हेड ऑफिस तो जो है वैसे तो है नहीं जी। मेरा सरकारी अस्पताल है टोंक जिले में देवली जी। तो मैं पेशेंट को वहीं बुलाता हूँ। अगर पेशेंट चाहता है कि हम नहीं आ सकते हैं तो हम उसको वीडियो कॉलिंग पे उसको पेशेंट को देखते हैं, उनकी जो जांचें हैं व्हाट्सएप पे लेते हैं, और फिर हम कोरियर से उसको घर पर ही दवा भेज देते हैं। तो इस तरह की हम सुविधा भी मरीजों को कर रखी ताकि वो परेशान नहीं हो। बहुत दूर होता है पेशेंट तो वो नहीं आ पाता है, तो उसके लिए हमने सुविधा कर रखी है। मेरी दवाइयाँ पूरे भारत में जाती है जी। इस तरह से कोरियर से हम भेज देते हैं। यहाँ तक कि हमारी नेपाल और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, दुबई में भी हमारी दवाएं जाती है। इसलिए मीडिया वालों ने विश्वविख्यात मेरा वो जब भी मेरा आर्टिकल निकलता है तो विश्वविख्यात नाम के आगे जरूर लिख देते हैं मीडिया। तो कहीं अखबारों में आपने देखा भी होगा जी जी। और एक आपकी सर जल्दी बुक भी आने वाली है, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। मैं इसी पर जो है लोगों को अभी विश्वास नहीं है कि यूनानी चिकित्सा इतनी भी कारगर होती है और मानसिक रोगों पे कारगर होती है। तो मैंने एक किताब लिखना शुरू किया है, तो उसका नाम न्यूरोलॉजी इन न्यूरोपैथी लिखा है जी। तो यूनानी में हम ये बताना चाहेंगे लोगों को कि यूनानी में मानसिक रोगों का भी इलाज होता है, और न्यूरो का जिस तरह की बीमारियां होती हैं न्यूरो से रिलेटेड, उन सब का हम इलाज करते हैं। तो उन सब का उसमें जिक्र किया जाएगा जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रेडियो 91.2 FM पर आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, और कहते हैं कि वक्त की घड़ियाँ कुछ आपकी भी है और हमारी भी है। और क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को आज इस प्रोग्राम पर? मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि आप अन्य पैथियों में जाकर परेशान हो रहे हो, कई सालों तक आप दवाएं लेते हो, और पैसे से और वक्त से हर तरह से आप परेशानी का सामना करते हैं, तो आप यूनानी चिकित्सा की तरफ आइए और यूनानी चिकित्सा करवाएं, और अपनी बीमारियों से स्वतंत्र होइए, मुक्त होइए। और हम ये नहीं समझे कि हमारी यूनानी चिकित्सा महंगी है, बहुत सस्ती है,
और कुछ ही समय में आपकी दवाइयाँ बंद कर दी जाती है और आप बिल्कुल बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। तो मेरा कहना श्रोताओं से यही है कि आप यूनानी चिकित्सा की तरफ आए और यूनानी चिकित्सा ही करवाएं, और आने वाला समय यूनानी चिकित्सा का ही होगा, क्योंकि आज राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि यूनानी चिकित्सा की तरफ आमजन बहुत दौड़ दौड़ के आ रही है और इलाज करा रही है। तो मैं इसके लिए जी आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे इस संदेश को मैं आम जनता तक पहुँचाएंगे। जी सर, बिल्कुल, ये हमारा भी फर्ज बनता है और आम लोगों को जागरूकता। एक सर आपके कांटेक्ट नंबर भी हमारे साथ मेंशन कर दीजिएगा। जी, मेरे कांटेक्ट नंबर हैं, अगर जो भी मेरे से संपर्क करना चाहे तो मेरे कांटेक्ट इस नंबर पर संपर्क करें 9414326317। ये व्हाट्सएप नंबर भी है सर? व्हाट्सएप नंबर भी यही है। जी, और ऑफिशियल नंबर। ऑफिशियल और ये नंबर आपकी कोई यूट्यूब चैनल और फेसबुक है, वो भी आप मेंशन कर दीजिए। हाँ, मेरे यूट्यूब पर मेरा न्यूरो पॉइंट के नाम से चैनल चलता है। श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा न्यूरो पॉइंट चैनल देखें। हाँ। उसमें ऐसे ऐसे मरीजों को मैंने दिखाया है जिनका इलाज कहीं नहीं होता था और मेरे यहाँ हो गया है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 बार ऑपरेशन करा लिए हैं स्पाइन का, और वो और परेशानी में पड़ गए हैं, तो उनका भी मैंने इलाज किया और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो मेरे न्यूरो पॉइंट नाम के चैनल को आप देखें। श्रोताओं से मेरा कहना यही है, और देखें कि किस तरह के मरीज मैं यूनानी चिकित्सा से सही कर रहा हूँ और यूनानी चिकित्सा की तरफ आए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ रेडियो 91.2 FM पर। आज की वार्ता कैसी रही? बहुत अच्छी रही, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इज्जत से नवाजा और पब्लिक के सामने मेरी मंशा को आपने रखा है। बिल्कुल सर, और यही हमारा फर्ज। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब, रेडियो 91.2 FM पर हमारे साथ आज टोंक जिले से। और क्योंकि काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि अब इस बार कौन से डॉक्टर को हम बुलाएंगे, आप टोंक जिला नोडल अधिकारी फिलहाल हमारे रेडियो स्टेशन से। फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।